हाँ बेटा, अपन बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की, है ना, इस ऑन स्ट्रिंग या इन स्ट्रिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना, जब रिफ्लेक्शन होता है वेव का स्ट्रिंग पे तो दो बातें बनती है। जो पल्स आपने रस्सी, देखो टाइट रस्सी बांध दी एक सामने और मैं यहां से पल्स बना रहा हूं, तो जो पल्स मैंने भेजी उसकी इक्वेशन ये दे दी मैंने, y इंसिडेंट वेव बराबर a sin ओमेगा t माइनस के x, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रही ना, ये प्लस x एक्सिस है तो अंदर माइनस आएगा। मैंने बताया था प्रोग्रेसिव वेव में तुम्हारे को कि प्लस डायरेक्शन में जाती है तो अंदर माइनस आता है। ठीक साहब, फिर ये जाके इस रिजिड एंड से टकराई। ठीक है, जैसे इस रिजिड एंड को ऊपर खींचना चाहा इसने, ये दोनों एंड थे, देखिए भाई, इसने ऊपर धक्का देना चाहा, इसने पकड़ के इसको नीचे भेज दिया, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा के इसको नीचे पलट दिया, तो जो पल्स ऊपर जा रही थी वो इन्वर्ट होके आ गई। ये देखो, when pulse reaches the rigid end at which it is clamped at wall, the element exert a force on clamp। ये जो राइट एंड है इसका, वो इस क्लैम्प पर फोर्स लगाता है ना, एंड क्लैम्प एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द एलिमेंट। जैसे एलिमेंट इसमें ऊपर फोर्स लगाता है, ऊपर खींचना चाहता है, ये इसके इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा देता है। Thus the wave is reflected from fixed end is reflected wave, sorry is देखो, thus the wave is reflected from the fixed end, चूंकि फोर्स लगता तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट की जस्ट उल्टी होकर आती है ना, जैसा कि डायग्राम मन में दिखाया गया है, बिल्कुल ओके। अब इस रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी? अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन इज दिस a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, तो क्या मैं बोल दूं, दो बातें होगी, एक तो उल्टी डायरेक्शन में चलने लगेगी, और यहां पे मैं आइडियल केस ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा? आइडियल केस। आइडियल केस क्या होता है सर? आइडियल कुछ नहीं बोले तो आइडियल केस क्या? एनर्जी लॉस जीरो, कोई एनर्जी, नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। ठीक है, नो एनर्जी लॉस। ठीक साहब, नो एनर्जी लॉस। ठीक है, तो वाई इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ये है, तो बोल रिफ्लेक्टेड वेव तो उल्टी डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि उल्टी, और एक एनर्जी लॉस नहीं है तो एम्पलीट्यूड वही रहेगा। फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी चेंज नहीं हो सकती, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, चाहे मीडियम बदलो चाहे ना बदलो, तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, और एम्पलीट्यूड भी वही रहेगा, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं लेना है, तो एनर्जी वही रखनी है, और फ्रीक्वेंसी वही है तो एम्पलीट्यूड भी वही रहेगा। क्लियर है? क्योंकि दो ही तो बातों पे, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेव स्पीड, तीन बातों पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है वेव की, ये अपन पढ़ेंगे अभी। तो मैं बोल दूं, ये बात है, ओमेगा चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी नहीं, और रस्सी वो की वही है, उसी रस्सी पे वेव चल रही है, और याद है स्ट्रिंग पर वेव की स्पीड √T/μ होती है, तो ना टेंशन बदली रस्सी की, ना मास पर यूनिट लेंथ बदला, तो वेव की स्पीड भी सेम रहेगी, √T/μ। तो ना वेव स्पीड बदली ना फ्रीक्वेंसी बदली, तो एम्पलीट्यूड बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर एम्पलीट्यूड बदल दोगे तो एनर्जी लॉस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक सर, तो आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं, रिफ्लेक्टेड वेव में क्या क्या बातें होगी बेटा, देखो समझना। तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड बदल नहीं सकता, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड बदल दिया तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, और एनर्जी हमारे को सेम रखनी है। अच्छा, साइन वो का वही, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी बदल नहीं सकती, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो पहले वेव यूं जा रही थी, अब उल्टी जा रही, तो अंदर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो अगर वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में आ रही थी, अब माइनस में जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। और के बदलना नहीं है, क्यों नहीं बदलना है सर? बताता हूं अभी, इंटू एक्स। सर के क्यों नहीं बदलना? याद है, फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम, तो मैं बोल दूं बचा क्या? फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम है, अरे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी, तो वी सेम रखनी, वी सेम, और अगर वी सेम रखनी है तो वी होता है ओमेगा बाई के, और जब वी सेम रखना है, ओमेगा सेम है, तो के को सेम रहना ही पड़ेगा, तो के नहीं बदलेगा। सर समझ में आ गई? तो सेम रस्सी पर वेव की स्पीड सेम होती है, सेम रस्सी पर वेव की स्पीड सेम होती है, और ओमेगा कभी, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, चाहे मीडियम चेंज हो ना हो। तो जब ओमेगा चेंज नहीं होता और स्पीड सेम रखनी है तो के सेम रखना पड़ेगा। हाँ, रस्सी बदल जाती, जो अभी ट्रांसमिशन ऑफ वेव में पढ़ेंगे अपन, जब ट्रांसमिशन होगा तो रस्सी चेंज हो जाएगी, स्ट्रिंग चेंज, तब जाके स्पीड चेंज होगी, क्योंकि नई रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ अलग होगा, टेंशन हो सकता है सेम हो सकता है अलग हो, तो जैसे जैसे मास पर यूनिट लेंथ वेरी करेगा तो स्पीड वेरी करेगी, और स्पीड वेरी करेगी तो के बदलेगा, तो वहां के बदलेगा। ठीक सर, तो ये इंपॉर्टेंट। ठीक सर, अगला देखो, फ्री एंड से, तो वो रिजिड एंड था, यहाँ रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन हुआ था, तो रिजिड एंड ने वेव को उलट के भेज दिया। फ्री एंड में तो जैसे ये यहाँ जाके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये रिंग है, जो रिंग रोड के अंदर फंसी हुई है, तो वो रिंग ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि रिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, तो वो ऊपर जाके नीचे आ जाएगी। तो मैं बोल दूं, अच्छा अब अगले में देखो, तो फ्री एंड से वेव का क्या होगा, देखो, हाँ ये देखो, इफ राइट एंड ऑफ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू ए लाइट फ्रिक्शनलेस रिंग, बताया ना मैंने, रिंग से अटैच्ड है राइट एंड, ये वाला, which can be freely move on vertical road, yes, ये रिंग यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकती है,
तो मैं बोल दूं ये राइट हैंड रोड का या रिंग से अटैच्ड है। अब जैसे ही अपन ने पल्स भेजी, ए वेव पल्स इज सेंट ऑन द स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक साहब, ठीक है। पल्स रीचेज द राइट हैंड, ठीक है, यहां पहुंचेगी। इट विल रिफ्लेक्ट विथ सेम वेव इन अपोजिट डायरेक्शन। जो ये रिफ्लेक्ट होगी तो सेम वेव रहेगी और अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। देख डायग्राम में मैंने बता रखा, ये देख सेम वेव अपोजिट डायरेक्शन में, देख वेव ऊपर की ऊपर रही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक सर, ठीक है। इफ इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव इज गिवन बाय दिस, अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ये है तो रिफ्लेक्टेड वेव में, मैं बोल दूं रिफ्लेक्टेड वेव में एक तो एनर्जी लॉस नहीं लेना है, तो एम्पलीट्यूड वही रखना है, फ्रीक्वेंसी कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगी, और डायरेक्शन जो प्लस में थी वो माइनस में हो जाएगी, तो यहां पे प्लस के एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो सर दोनों इक्वेशन सेम बनेगी क्या? नहीं, वहां पे देख बेटा एक गलती आपने करी। सर क्या गलती करी? वेव उलट भी तो जाएगी। अरे बेटा वेव इनवर्ट भी तो हुई है, वेव नीचे आ गई तो जो वाइब्रेशन ऊपर हो रहे थे वो नीचे होंगे। बेटा आपने भी नहीं बताया, मैंने भी ध्यान नहीं रखा, तो यहां माइनस आएगा। तो देखो एक तो वेव की डायरेक्शन उल्टी, तो प्लस की जगह माइनस अंदर आ गया। ओमेगा वही रहा, के वही रहा क्योंकि स्पीड वही रखनी थी, एम्पलीट्यूड वही रहा क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं लेना था, पर वेव उलट गई ए अपोजिट, तो मैं बोल दूं माइनस आएगा एक। तो जो वाइब्रेशन वाई में पॉजिटिव में हो रहे थे अब वो नीचे होने लगेंगे। ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान नहीं दिया अपन ने, माइनस। इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि वेव नहीं उल्टी, डायरेक्शन उलट गई। अरे वेव जाने उल्टी लग गई लेकिन वेव खुद उल्टी नहीं हुई। देखो वेव की डायरेक्शन जो इधर थी वो इधर हो गई, तो वेव की डायरेक्शन उलट गई लेकिन वेव खुद उल्टी नहीं हुई, वेव ऊपर ही रही। तो वेव की डायरेक्शन उलट गई लेकिन वेव ऊपर ही रही। समझ में आ गई सर? ये तो जब फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो वेव पल्स सीधी रहती है लेकिन वेव के मोशन की डायरेक्शन तो उलटती है क्योंकि रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन। एम्पलीट्यूड ओमेगा और के वही रहा क्योंकि रस्सी सेम है। ठीक है, एनर्जी लॉस जीरो है। ठीक है, अगर एनर्जी लॉस होता और रस्सी सेम रहती तो ये तो वही रहते हैं, ए बदल जाता क्योंकि एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होने से एनर्जी लॉस हो जाता है। ठीक सर, मतलब कम होने से। ठीक है सर, अब अपने को देखना बेटा ट्रांसमिशन ऑफ वेव। अब इधर देख, जब ट्रांसमिशन ऑफ वेव होगा तो अब देखो ट्रांसमिशन दो टाइप से होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ वेव जब वो पार होगी, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ वेव, ट्रांसमिशन ऑफ वेव। अब इसमें दो केस बनेंगे बेटा, है ना, लाइट टू हैवी और हैवी टू लाइट। ट्रांसमिशन ऑफ वेव पहला है ना, पहला दिया लाइट टू हैवी, लाइट टू हैवी स्ट्रिंग, हैवी स्ट्रिंग। ठीक है, फर्स्ट। तो अब देखो जैसे ये लाइट स्ट्रिंग और यहां पे एक रस्सा बांध दिया, आगे एक रस्सी से रस्सा बंध गया, ये समझना रे, और यह इंसिडेंट वेव भेजी मैंने, ये वाई इंसिडेंट। ठीक है, ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब यहां से वेव में ट्रांसमिशन भी होगा और यहां से रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट भी होगी, तो मैं बोल दूं दिस इज रिजिड एंड, ए रोड रिजिड एंड, तो जो भारी रस्सी वो रिजिड की तरह बिहेव करेगी, तो कुछ एनर्जी तो रिफ्लेक्ट बैक होगी, और क्या मैं बोल दूं जो रिफ्लेक्ट होगी वो उल्टी होगी। ए भाई लो जी येलो कलर बना दे, ये दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव, ये, और जो ट्रांसमिट होगी ये रिफ्लेक्टेड वेव, और जो ट्रांसमिट वेव होगी वो कैसी होगी, तो क्या मैं बोल दूं वो तो ऊपर ही वाइब्रेट करेगी। तो ट्रांसमिट वेव को रेड कलर से बना रहा हूं या ऑरेंज कलर से बना रहा हूं, तो मैं बोल दूं ट्रांसमिट वेव ऊपर ही वाइब्रेट करेगी। दिस इज ट्रांसमिटेड वेव, ये नहीं ट्रांसमिटेड वेव। ये तो एक वेव होगी जो रिफ्लेक्ट बैक होगी और एक वेव होगी जो ट्रांसमिट होगी। ट्रांसमिट होगी वो ऊपर वाइब्रेट करेगी क्योंकि रस्सी का एंड, और रिफ्लेक्टेड वेव उल्टी हो जाएगी क्योंकि रिजिड एंड से टकराई है। तो भारी रस्सी से जब वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उलट के आती है रिफ्लेक्टेड वेव, और ट्रांसमिटेड वेव तो ऊपर ही चलती है। अच्छा, क्या इनके एम्पलीट्यूड वही होंगे जो पहले थे? ए, मान लो पहले एम्पलीट्यूड था ए, दिस वाज ए एम्पलीट्यूड, ये ए। क्या इसका एम्पलीट्यूड ए होगा? नहीं, थोड़ा कम, ए थोड़ा कम, ए ट्रांसमिटेड कम होगा, ए विल बी लेस देन ए, तो मैं बोल दूं ए ट्रांसमिटेड एंड ए रिफ्लेक्टेड बोथ विल बी लेस देन ए, दोनों ए से कम होंगे। बायोलॉजी ये ए रिफ्लेक्टेड, तो क्या मैं बोल दूं रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड और ट्रांसमिटेड दोनों कम होंगे थोड़े पहले से। ठीक सर, अब आ जाओ इनकी इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, तो ए ट्रांसमिटेड एंड ए रिफ्लेक्टेड बोथ विल बी लेस देन ए। अच्छा, क्या वेव की स्पीड सेम होगी? ये ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन स्पीड, सॉरी इक्वेशन, और ये तो अच्छा पहले क्या यह वेव की स्पीड सेम होगी?
ये वाली तो स्पीड वही होगी, ये देखो अगर ये वेव v स्पीड से आगे जा रही थी तो ये भी v से पीछे आएगी, लेकिन ये अलग होगी। क्यों? क्योंकि रस्सी बदल गई, और रस्सी बदल गई तो हो सकता है यहां पे मास पर यूनिट लेंथ और वास्तव में बढ़ गया, तो मैं बोल दूं म्यू बढ़ गया। ए पूरी रस्सी में टेंशन तो सेम होगी लेकिन म्यू बढ़ गया, और जैसे ही म्यू बढ़ा तो क्या मैं बोल दूं वेव की स्पीड घट गई, तो यहां से बोल दूं v डैश है ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ म्यू। ए v डैश बराबर t बाई म्यू अंडर रूट t बाई म्यू, तो मैं बोल दूं म्यू बढ़ गया तो v डैश घट गया, तो यहां पे स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी तो स्लो चलेगी, तो बाहरी रस्सी में वेव स्लो चलेगी। चला जाओ, तो ये आ जाए, तो ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है। चला जाओ, तो मैं बोल दूं लाइट से हैवी गई, तो अब अगले पेज पे लिखो इफ इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव इज गिवन बाय y इंसिडेंट बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, देन इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव विल बी, बोलो। तो रिफ्लेक्टेड वेव को येलो कलर से लिख रहा हूं क्योंकि मैंने येलो बनाया, रिफ्लेक्टेड वेव, तो बोल दो ए रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा, बिल्कुल होगा क्योंकि कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हुई कुछ रिफ्लेक्ट हुई, तो ओमेगा तो बदलेगा नहीं, ए रिफ्लेक्टेड वेव का ना ओमेगा बदलेगा फ्रीक्वेंसी तो दोनों की नहीं बदलेगी, और इसकी तो स्पीड भी नहीं बदलेगी v, तो ना v बदला ना ओमेगा, तो एम्पलीट्यूड तो बदलना पड़ेगा, नहीं तो एनर्जी कैसे कम होगी। साइन ओमेगा वही रहेगा, के वही रहेगा, क्यों? क्योंकि स्पीड वही रखनी है, ए के वही रहेगा, क्योंकि ओमेगा बाई वी स्पीड वही है, ओमेगा वही है, ठीक है। डायरेक्शन बदल जाएगी, जो वेव आगे जा रही थी वो पीछे आने लग जाएगी, तो डायरेक्शन बदल गई, और बाहर एक माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वेव भी उल्टी हो गई, तो वेव उल्टी हुई, इसका माइनस आ गया, एम्पलीट्यूड कम हुआ इसलिए अलग AR लिख दिया। ओमेगा और के बदलने नहीं है क्योंकि वेव स्पीड और ओमेगा नहीं बदला, और वेव स्पीड और ओमेगा नहीं बदलता तो के भी नहीं बदलता है। डायरेक्शन उल्टी हो गई, वेव की आगे की जगह पीछे जाने लगी, तो अंदर माइनस की जगह प्लस आ गया, और बाहर एक माइनस आ गया क्योंकि वेव इन्वर्ट हो गई। ये माइनस आया क्यों? ये माइनस क्यों आया बेटा? वेव इन्वर्ट हो गई, वेव इन्वर्ट हुई है, इन्वर्ट, उस वजह से ये आया। ये प्लस क्यों बन गया? तो मैं बोल दूं डायरेक्शन उल्टी हो गई, डायरेक्शन इन्वर्ट, डायरेक्शन पलट गई, डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव एक्स हो गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसकी वजह से आया। के वही रहेगा क्योंकि ओमेगा और वी सेम, तो के सेम, ठीक सर। तो सारा बेसिक क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्टेड वेव की। अब ट्रांसमिटेड वेव की लिखो, ए रेड कलर से लिखो, वाई ट्रांसमिटेड वेव को रेड ऑरेंज कलर से बताया था ना मैंने, वाई ट्रांसमिटेड, तो मैं बोल दूं ए ट्रांसमिटेड जो कि कम होगा, साइन ओमेगा टी, यहां पे प्लस आ जाएगा? नहीं, यहां माइनस ही रहेगा। सर क्यों? क्योंकि वेव अभी भी आगे जा रही है, देख ए बायोलॉजी, ये वेव आगे जा रही है ना, तो इसमें डायरेक्शन का पलटी, बच्चा रट रट के आ जाता है, ए डायरेक्शन वो की वही रही, तो मैं बोल दूं अभी भी प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही, तो अंदर माइनस ही रहेगा, ठीक है। बाहर एम्पलीट्यूड ओमेगा नहीं बदलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, चाहे रस्सी चेंज हो चाहे नहीं हो, फ्रीक्वेंसी वही रहती है, ठीक है। के बदल जाएगा, के की जगह के डैश आएगा। सर क्यों? बताता हूं। और यहां बाहर प्लस ही रहेगा, क्यों? क्योंकि वेव भी देखो सीधी है, क्योंकि वेव उल्टेगी नहीं। तो ट्रांसमिटेड वेव में तो यार एक बात बता, इस मोटी रस्सी को जब खींचा ही ऊपर जा रहा है, ये वेव आई, इसने खींचा ही ऊपर, तो इसके वाइब्रेशन तो ऊपर ही होंगे ना, ये थोड़ी उल्टी वाइब्रेट करेगी, तो मोटी रस्सी के वाइब्रेशन ऊपर ही रहेंगे। मतलब ना वेव पलटी ना डायरेक्शन पलटी, ना वेव पलटी तो वेव नहीं पलटी तो यहां प्लस ही रहेगा, डायरेक्शन नहीं पलटी तो यहां माइनस ही रहेगा। सर ये के डैश क्यों लगा दिया आपने? बताता हूं, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड घट गया, ये के डैश, क्योंकि ओमेगा सेम बट मोटी रस्सी में वेव स्पीड चेंज हो जाएगी, वेव स्पीड चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना, वेव स्पीड चेंज होगी, और जैसे वेव स्पीड चेंज होगी तो मैं बोल दूं के बराबर ओमेगा बाई वी में ये वेव स्पीड घट जाएगी, तो मैं बोल दूं के बढ़ जाएगा, तो बोलो तो के चेंज हो जाएगा, हेंस के इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी गेट्स चेंज, तो ये चेंज हो जाएगा। सर मजा आ गया। तो रस्सी बदलती है तो वेव स्पीड बदलती है, और वेव स्पीड बदलती है तो कंफर्म के बदलता है, तो ध्यान रखना, या के बदल गया के, सर सब कुछ बदल गया मेरा, आप तो के की बातें कर रहे हो बेटा, ये ऐसी इमोशनल बातें मत कर,
पढ़ाई कर। ठीक सर, तो ये तो समझ में आ गया सर, हम आपसे उम्मीद भी नहीं। लाइट टू हैवी स्ट्रिंग, अब उल्टा आ जाए हैवी टू लाइट। अब सेकंड पार्ट आ जाए हैवी टू लाइट। सेकंड हैवी टू लाइट, ट्रांसमिशन की बात चल रही है, हैवी टू लाइट। ठीक सर, तो ये मोटा रस्सा, और ये पतली रस्सी, ये हाँ बेटा, हाँ ये वेव जा रही है हैवी टू लाइट। कहां जा रही है? हैवी टू लाइट। और जैसे वेव हैवी टू लाइट जा रही है तो मैं बोल दूं इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दी, ये वाली। ए बात बता, जब ये वेव उधर जाएगी उससे, ये हल्की रस्सी है तो मैं बोल दूं हल्की रस्सी में तो वेव, अरे रस्सी चाहे हल्की हो भारी, वेव तो ऊपर ही रहेगी, ओमेगा भी सेम रहेगा इसका। ए वाइब्रेशन तो कभी चेंज होते नहीं है। क्या स्पीड सेम रहेगी या अलग हो जाएगी? नहीं, स्पीड चेंज हो जाएगी। तो मैं बोल दूं इसकी स्पीड अगर v थी तो मैं बोल दूं इसकी स्पीड v डैश आ जाएगी और ओमेगा वही रहेगा। ए वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है पर स्पीड बदल जाती है। हल्की हल्की रस्सी में वेव तेज चलेगी क्योंकि म्यू कम हो जाएगा। ठीक साहब, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्टेड वेव में मैं बोल दूं कि इसका ओमेगा तो वही रहेगा पर स्पीड भी वही रहेगी क्योंकि सेम रस्सी में सेम स्पीड से वेव चलती है। ठीक है। अच्छा एक बात बता, यहां से ट्रांसमिटेड वेव तो ऊपर रहेगी, रिफ्लेक्टेड वेव नीचे आ जाएगी? नहीं, रिफ्लेक्टेड वेव भी ऊपर रहेगी। सर क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव में इस बार हल्की याद है, लाइट एंड से टकराती है तो वेव की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन ऊपर ही रहेंगे, तो वेव इस बार इन्वर्ट नहीं होगी। तो रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्ट नहीं होगी बेटा, डायरेक्शन बदल जाएगी, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी मोशन की, लेकिन इन्वर्ट नहीं होगी, उल्टी नहीं होगी। क्योंकि हल्की वेव में, हल्की रस्सी में क्षमता नहीं कि पकड़ के नीचे फेंक दे, ये उठा के उसको ऊपर फेंक देगी। तो जब यहां पहुंचेगी तो ये एंड ऊपर हो जाएगा, जैसे रिंग हुई थी ना, ए फ्री एंड पर रिंग वैसे। तो इस बार देखो क्या, इफ अगले पे चलो, इफ इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव is given by equation of incident wave is given by क्या? y incident equal to a sin omega t minus kx। अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ये है then equation of reflected wave, equation of reflected and transmitted wave will be बोलो क्या हो जाएगी बेटा? तो ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन y रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन, तो मैं बोल दूं एक तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड घट जाएगा क्योंकि कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हुई है, कुछ रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्टेड वेव का ओमेगा और v सेम है तो एम्पलीट्यूड तो घटना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो एनर्जी कम कैसे करोगे आप? तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन बाहर प्लस ही आएगा क्योंकि वेव उल्टी नहीं हुई है, साइन ओमेगा वही रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, और अंदर प्लस आ जाएगा क्योंकि वेव की डायरेक्शन उल्टी हो गई रिफ्लेक्टेड वेव की, और k वही रहेगा क्योंकि v वही है। अरे बोलो, तो बाहर प्लस आया क्योंकि वेव सीधी रही, अंदर प्लस आ गया क्योंकि वेव की डायरेक्शन उलट गई, ओमेगा वही रहा और k वही रहा क्योंकि वेव की स्पीड वही है, k वही रहा क्योंकि ओमेगा एंड v सेम, सो k सेम। तो जब ओमेगा और v दोनों ही नहीं बदले तो k कैसे बदल जाएगा? ठीक है, ठीक सर।
अब आ जाओ वाई ट्रांसमिटेड, तो वाई ट्रांसमिटेड वेव, तो ये आ जाएगा ए ट्रांसमिटेड, और ट्रांसमिटेड वेव तो ऊपर ही जाएगी तो यह प्लस ही आएगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा कभी नहीं बदलता, और माइनस क्योंकि डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी, जाएगी आगे ही, वेव जाएगी आगे, ओमेगा वही, लेकिन अंदर के डैश आ जाएगा। क्यों आ जाएगा के डैश? क्योंकि v बदल जाएगा, ए यहां पे v बदल जाएगा, और v बदल गया, ओमेगा वही है तो k कंफर्म बदलना है, बता रखा है बेटा मैंने। तो दोनों में बाहर प्लस आएगा क्योंकि वेव दोनों जगह, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव दोनों सीधी रही तो बाहर प्लस, डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड में उलट गई तो अंदर प्लस, और ट्रांसमिटेड में डायरेक्शन वही रहती है तो माइनस। ओमेगा कभी नहीं बदलता, k बदल जाएगा किसमें? ट्रांसमिटेड वेव में। रिफ्लेक्टेड वेव में k भी नहीं बदलेगा क्योंकि उसी रस्सी पर वेव उसी स्पीड से चलेगी। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव। अब आ जाओ इस पे क्वेश्चन करते बेटा अपन। हाँ बेटा, अब अपने को क्वेश्चन करने इस पे है ना। तो ये देखो, जैसे मान लो एक वेव है, मैंने ये रस्सी पे, सॉरी पल्स है, ये पल्स मैंने बनाई ए बी सी, और ये उधर जा रही है वी स्पीड से। अब अपने को, और ये रिजिड एंड है, साफ दिया हुआ है, तो बताओ रिफ्लेक्टेड वेव विल लुक लाइक। तो रिफ्लेक्टेड वेव कैसी दिखेगी? तो क्या मैं बोल दूं रिजिड एंड है तो वेव उलट के आएगी, रिजिड एंड में वेव इन्वर्ट हो जाती है, तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन गए। ठीक सर, वेव उल्टेगी, और जो हिस्सा पहले गया वो पहले रिटर्न होगा, तो मैं बोल दूं ए सबसे इधर होगा, बी उसके पीछे और सी सबसे पीछे, तो ए इधर होगा, ए देन बी देन सी। सर समझ में आ गई? हाँ इधर आ जा। एक t बराबर 0 पर एक पल्स बनाई मैंने 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड की, 10 से आगे जा रही है, और एक t बराबर 2 पर 2 सेकंड बाद एक और पल्स बनाई 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड, आइडेंटिकल पल्स। तो 2 आइडेंटिकल वेव पल्स आर जनरेटेड इन स्ट्रिंग एट t बराबर 0 एंड 2 सेकंड। 0 और 2 पर तेने घड़ी स्टार्ट कर दी थी, मैंने पहली पल्स बनाई थी, तो 2 पे जब ये बनाई मैंने, तो मैं बोल दूं ये 20 मीटर आगे जा चुकी होगी तब तक। अरे यार ये सॉल्यूशन का हिस्सा 20 मीटर, ठीक है ठीक है। तो आपको ये बताना है, और दोनों 10 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर लंबी रस्सी पर मूव कर रही है, तो आपको ये बताना है देन आफ्टर 11 एंड 13 सेकेंड, आफ्टर 11 एंड 13 सेकेंड स्ट्रिंग विल लुक लाइक। तो ये रस्सी कैसी दिखाई देगी, है ना। अब देखो एंड के बारे में बोला, पहले में फ्री एंड है, तो क्या मैं बोल दूं पहले में फ्री एंड है, और सेकंड में रिजिड एंड है तो सेकंड रिजिड में कर दूंगा। तो क्या मैं बोल दूं फ्री एंड है तो वेव वैसी की वैसी आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड वेव, और मैं बोल दूं जो t बराबर 0 पर वेव चली थी वो 11 सेकंड में से 10 तो आगे जाएगी। अरे देखो ना यार, 100 मीटर चलने में वेव की स्पीड 10 है, तो 1D लगाओ ना, 100/10 10 सेकंड तक आगे जाएगी और 1 तक पीछे आएगी। तो मैं बोल दूं पहली वेव जो 11 सेकंड के लिए चली है वो 100 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे आ जाएगी। तो देखो आ जाओ, आफ्टर 11 सेकंड सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, आफ्टर 11 सेकंड, आफ्टर 11 सेकंड फर्स्ट पल्स will travel 11 into 10, है ना, will travel 11 into 10 110 मीटर डिस्टेंस। तो 110 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, पहली पल्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 110 मीटर, है ना। तो आ जाओ, तो 110 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और फ्री एंड है तो वैसी कैसी, तो 100 आगे और 10 पीछे, तो पहली पल्स ही हो जाएगी, दिस इज फर्स्ट पल्स, ठीक है, ये फर्स्ट, और इधर जा रही होगी 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और जो सेकंड पल्स होगी उसको ऑरेंज, एंड सेकंड पल्स जो दूसरी पल्स मैंने बनाई थी वो, है ना, विल ट्रेवल कितना रे, तो मैं बोल दूं वो चलेगी 9 सेकंड के लिए, 9 into 10 इज इक्वल टू 90 मीटर, इज इक्वल टू 90 मीटर, तो वो 90 मीटर चलेगी क्योंकि वो 2 सेकंड बाद बनी थी। ये टोटल 11 चली तो वो 2 सेकंड बाद बनी थी, तो 9, तो मैं बोल दूं 9 में वो भी 90 मीटर आगे होगी, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से ये भी 90 मीटर आगे होगी, पर ये आगे जाके पीछे आई है, और वो सीधी आगे जाती हुई 90 मीटर आगे होगी ये, तो वो यहाँ पहुंची, वो भी यहाँ पहुंची है, और वो भी सीधी, क्योंकि दोनों ऊपर होगी, तो मैं बोल दूं दोनों के एम्पलीट्यूड 10-10 होंगे, इसका भी 10 और उसका भी 10, तो दोनों ओवरलैप हो गई, और ये रेड वाली आगे जाती हुई, तो एक पल्स आगे जा रही है, एक पीछे जा रही है, ये इस समय आगे वाले पार्टिकलों को उठा रही होगी रेड वाली, और ये येलो वाली पीछे वालों को, तो मैं बोल दूं फिर से अपनी शेप रीगेन कर लेगी, क्योंकि ये फोर्स लगा रही है इधर वालों पे और वो फोर्स लगा रही है उधर वालों पे, तो इधर वाले पार्टिकल उठेंगे और ये इधर वाले को उठाएगी, तो येलो पल्स वापस अपना शेप गेन, तो मैं बोल दूं थोड़ी देर बाद ये वापस अलग हो जाएगी, और अभी दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर, दोनों का एम्पलीट्यूड 10-10, और याद है 2 वेव सेम डायरेक्शन में ओवरलैप होती तो एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता, मैंने इंटरफेरेंस में बताया था, ए मैक्सिमम बराबर A1 + A2। तो ये जो फाइनल वेव बनेगी यहाँ पे, तो क्या मैं बोल दूं 11 सेकंड बाद आपको रस्सी ऐसी दिखेगी, तो नेट रस्सी विल लुक लाइक दिस, ये तो उस समय आपको रस्सी ऐसी नजर आ रही होगी, और ये एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर नजर आ रहा होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 20 सेंटीमीटर वुड बी द एम्पलीट्यूड ऑफ दीज टू, मतलब इंटरफेरेंस ऑफ दीज टू वेव एट 11 सेकेंड, ठीक है साहब।
अच्छा 8 सेकेंड, मतलब इसी का फर्स्ट का आफ्टर 13 सेकेंड, सॉरी आफ्टर 13 सेकेंड, तो क्या मैं बोल दूं 13 सेकेंड में, तो पहली वाली वेव डिस्टेंस ट्रेवल बाय डी फर्स्ट वेव की डिस्टेंस, तो बोल दूं 13 इंटू 10, तो बोल दूं 130 मीटर, यानी कि 30 मीटर पीछे, 100 आगे और 30 पीछे, ठीक है। और है ना सेकेंड वेव कितनी चलेगी सेकेंड, तो मैं बोल दूं वो हो जाएगी 11 इंटू 10, 2 सेकेंड कम चलेगी वो 110 मीटर, तो मैं बोल दूं वो 130 चलेगी और वो 110, तो यानी कि एक पीछे 30 होगी और एक 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो वेव बना रहा हूं तो ये फर्स्ट वेव, और ये यहां से 30 दूर होगी, और ये सेकेंड वेव ये यहां से 10 दूर होगी, ये सेकेंड वेव। तो फर्स्ट और सेकेंड वेव आगे पीछे चल रही होगी, पहली वेव 30 दूर होगी वहां से, और सेकेंड वेव 10 मीटर दूर होगी। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई? चलो अब आजा बेटा, ठीक है। अगले में जब रिजिड एंड है, तो आजा अगला सेकेंड पार्ट में, जब रिजिड एंड है ना, फॉर रिजिड एंड सेकेंड है ना, एंड इज रिजिड, एंड इज रिजिड, तो जब रिजिड एंड है तो देखो क्या होगा, तो क्या मैं बोल दूं रिजिड एंड है, तो देखो आफ्टर वही 11 सेकेंड, आफ्टर 11 सेकेंड, तो वही देखो वो चले करीब, वो सब अब मैं थोड़ा डायरेक्ट बना रहा हूं, तो रिजिड एंड है तो मैं बोल दूं दोनों 90 मीटर दूर होगी जैसा पहले करा था, बस वो पहली वाली उल्टी होगी, अरे बोल, तो पहली वाली वेव नीचे होगी और 10 से पीछे जा रही होगी, ये 10 मीटर इधर होगी पहली वेव, और सेकेंड वेव जो आगे जा रही थी ये देख, वो भी यही होगी 90 मीटर दूर यहां से, अरे उधर से पीछे से 10 और इधर से 90 है ना डिस्टेंस, 90 मीटर ये, तो मैं बोल दो एक का एम्पलीट्यूड ऊपर 10 होगा, ये 10 सेंटीमीटर सॉरी, और ये एक का नीचे होगा 10, तो मैं बोल दूं दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ये, तो बोल दूं वेव सीधी हो जाएगी ये, तो फाइनली वेव सीधी होगी, पर ये एनर्जी खत्म नहीं हुई बेटा, एक ऊपर एक नीचे, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बट एनर्जी खत्म नहीं हुई है, आगे वाले को उठा रही है पीछे वाले को, तो 13 सेकंड बाद वापस अपना शेप रीगेन कर लेगी, तो आफ्टर 13 सेकंड क्या होगा देख, आफ्टर 13 सेकंड, तो मैं बोल दूं आफ्टर 13 सेकंड, आफ्टर 13 सेकंड, तो 13 सेकंड में पहली वो 130 चलेगी, सारी रामायण तो बताई भी है मैंने तेरे को, ये रिजिड एंड है, ध्यान रखना, तो आफ्टर 13 सेकेंड 10 सेंटीमीटर, और मैं बोल दूं ये 30 मीटर दूर होगी, और वो पहली वाली तेरा जो दूसरी वेव जो 2 सेकंड बाद एमिट हुई थी, तो मैं बोल दूं 11 सेकंड के लिए चली, 10 आगे और एक पीछे, ये क्लियर है? नहीं वो भी उल्टी हो जाएगी, वेव दोनों उल्टी होगी क्योंकि दोनों रिफ्लेक्ट होके आई है, तो दोनों नीचे होगी, एक 30 मीटर दूर होगी और एक 10 मीटर दूर होगी रिजिड एंड से, ठीक है, और दोनों चल पीछे रही होगी, ये भी पीछे जा रही होगी और ये येलो वाली भी पीछे जा रही होगी, ये दोनों पीछे जा रही होगी। क्लियर है क्या? तो ये 10-10 एम्पलीट्यूड होगा और दोनों पीछे जा रही होगी विद सेम स्पीड। सर समझ में आ गई? तो रिजिड एंड और ये, तो रिजिड एंड में उल्टी होके आ जाती है वेव और फ्री एंड में वैसी की वैसी आ जाती है। उस पर बेहतरीन क्वेश्चन कर लिया अपन ने, और ये देखो शेप वापस रीगेन कर लिया, ये मिली थी। कई बच्चे सोचते हैं एनर्जी खत्म हो गई है, ओरिजेंटल हो गई ना, एनर्जी खत्म नहीं, एनर्जी खत्म नहीं होगी, वापस अपनी अपनी शेप रीगेन कर लेगी। ये देख बेहतरीन क्वेश्चन, सी द फॉलोइंग स्नैपशॉट, क्या लिखा है बेटा? सी द फॉलोइंग स्नैपशॉट, ये देख ले बेटा, उधर जा रही है वेव 2 मीटर पर सेकंड से, इधर से 2 मीटर, उधर से 6 मीटर, नहीं 8 मीटर कर दे, चला जा, ये 8 मीटर कर, 8 मीटर, तो एक तरफ से 8 मीटर दूर है, एक से 2 मीटर दूर है। डिटरमाइन द टाइम आफ्टर विच सेम स्नैपशॉट विल बी रिपीटेड, या सेम सिचुएशन, सेम स्नैपशॉट विथ सेम डायरेक्शन, यू भी लिख देना, विथ सेम डायरेक्शन, विथ सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम रखनी है, सेम डायरेक्शन विल रिपीट। चलो सर देखते, तो क्या मैं बोल दूं, इधर देखना बेटा, क्या मैं बोल दूं, ये वेव 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, समझना, सेम स्नैपशॉट विद सेम डायरेक्शन, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, तो क्या मैं बोल दूं यहां से 4 सेकंड आगे जाने में लेगी, तो ये वेव यहां से यहां तक पहुंचेगी 4 सेकंड में। उसके बाद मैं बोल दूं ये फ्री एंड है, तो ये वाइब्रेट होगा,
ये फ्री एंड है, तो जैसे ही वेव यहां पहुंचेगी ये वाइब्रेट होगा। तो मैं बोल दूं सेम ऊपर की वाली वेव, मतलब स्नेह ये देख, तो 4 सेकंड तक आगे जाके वापस जाएगी, तो 4 जाने में 4 आने में, तो मैं बोल दूं 8 सेकंड बाद ये ऊपर ही होगा। तो 8 सेकंड बाद ऐसा होगा। तो क्या ये आंसर हो गया 8 सेकंड? नहीं सर, क्यों नहीं? 8 सेकंड में सेम स्नैपशॉट हाथ हो गया, लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी मेरे लाल, पीछे जा रहा होगा। तो 8 सेकंड बाद ऐसा बनेगा, लेकिन पीछे जा रहा होगा, क्योंकि वेव ऊपर की ऊपर रहेगी लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी। ठीक है, फिर वापस क्या होगा? 2 में आगे गया, 2 में पीछे आया, तो 10 सेकंड बाद हो जाएगा। हाँ सर, 2 में पीछे, 1 सेकंड पीछे, 1 आगे, तो 4 4 8, 1 9 और 1 10, तो 10 सेकंड में 2 मीटर पीछे जाके वापस आएगा, लेकिन उल्टी होगी वेव, क्योंकि ये रिजिड एंड है। तो ये t बराबर 8, t बराबर 8, t बराबर 8 है ना। नो डाउट जाके आ तो गया, लेकिन गलत क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव is in नेगेटिव x डायरेक्शन। तो मैं बोल दूं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव उल्टी है। ठीक सर। अच्छा, फिर 10 सेकंड बाद क्या होगा बेटा? तो 10 सेकंड बाद वेव उल्टी हो जाएगी, होगी तो यहीं, एक बार होगी तो यहीं पे, इसी जगह पे, लेकिन और डायरेक्शन भी सीधी होगी, ठीक है, आगे जा रही होगी, लेकिन वेव खुद उल्टी होगी, क्योंकि रिजिड से टकरा के आई है। तो जैसे रिजिड से टकराई यहां पलट गई, तो t बराबर 10 भी आंसर नहीं होगा। t बराबर 10, डायरेक्शन तो ठीक है 10 सेकेंड, डायरेक्शन ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन ओके, बट वेव उल्टी, ठीक है। तो वेव उल्टी हो गई इस बार। ठीक साहब, ये कितना हो गया? 10। अब आजा बेटा, फिर 4 में आगे जाके 4 में पीछे आएगी, तो 4 सेकंड में आगे जाएगी 8 मीटर और 4 पीछे, तो 10 के बाद 4 14 और 4 18, 18 में वेव फिर से नीचे ही होगी इधर और उल्टी, तो डायरेक्शन भी उल्टी, वेव भी उल्टी, तो 18 सेकेंड, 8t बराबर 18 सेकेंड, फिर से वेव यहां आई, लेकिन इस बार दोनों ही उल्टे हैं। क्या? डायरेक्शन एंड वेव खुद। तो मैं बोल दूं डायरेक्शन भी उल्टी है 2 मीटर पर सेकेंड, और वेव खुद भी उल्टी है ये। फिर आ जाओ t बराबर 20 सेकेंड पे, तो अब मैं बोल दूं ये देख, इधर देख, यहां 1 सेकंड पीछे जाके वापस आएगी, तो मैं बोल दूं 19 और 20, इस बार वेव वापस पलट के सीधी हो जाएगी और डायरेक्शन भी आ गया, सब कुछ सही हो गया। देखो 8t बराबर 20 सेकेंड, 8t बराबर 20 सेकेंड। क्या मैं बोल दूं ये देखो, ये रिजिड एंड से फिर से पलटी है, तो वेव भी सीधी हो गई, आगे जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये कितना हो गया बेटा? 2 मीटर, ये 8 मीटर, तो वेव भी सीधी और जा भी आगे रही है। तो बोल दूं ये t बराबर 20 सेकंड इज द आंसर, क्योंकि 20 सेकंड पर वेव 2 बार रिजिड एंड से टकराई है, तो एक बार उल्टी और फिर उल्टी होकर सीधी हो गई, और डायरेक्शन भी आगे, तो सेम स्नैपशॉट आया 20 सेकंड पे, जिसमें डायरेक्शन वगैरह सब सेम थी। क्लियर है क्या सर? समझ में आ गई? तो ये तो बेहतरीन चीज थी सर, बिल्कुल बेहतरीन थी। अब इसी में वेरिएशन करो बेटा, इधर देख, अगर ये भी रिजिड होता तो इधर देखो, अब इसी में बेटा ये क्वेश्चन नोट कर लेना, अब मैं यही चेंज कर रहा हूं, इफ बोथ एंड आर रिजिड, मैं इसको भी रिजिड कर देता हूं। ये क्वेश्चन ये होता बेटा, अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, पहले इसको नोट कर ले ढंग से। ये भी रिजिड, बोथ आर रिजिड, ये भी रिजिड, तो वो भी रिजिड, ये भी रिजिड। अब बताओ आंसर। तो सुनना, अब यही गिना रहा हूं, 4 में आगे गई, 4 में पीछे पर उल्टी, तो वेव भी उल्टी, डायरेक्शन भी उल्टी, 4 और 4 8, फिर 1 में पीछे गई 9, अब फिर से वेव उल्टी, तो फिर सीधी हो गई, तो 9 और 1 10, 10 सेकंड में आंसर 10 हो जाएगा। तो 4 वेव उल्टी, 8 हो गए, 1 9 और फिर वापस वेव सीधी और आगे जा रही है 10, 10 सेकंड में वेव भी सीधी, डायरेक्शन भी सीधी, तो आंसर 10 आ जाएगा। क्लियर है क्या? दोनों को लाइट कर दो, इसी में दोनों को लाइट कर दे, ये भी लाइट, ये भी फ्री, मतलब दोनों को फ्री कर दो एंड को, ये दोनों एंड फ्री। तो मैं बोल दूं इधर देख, 4 फिर वापस 4 8, अब डायरेक्शन उल्टी, फिर 9 और वापस ऊपर ही रहेगी और इधर आ गई 10, फिर से 10 आंसर। तो दोनों एंड लाइट और दोनों एंड रिजिड में, दोनों रिजिड है तो वेव 2 बार उल्टी होकर सीधी हो गई और डायरेक्शन इधर आनी है 10 सेकंड बाद, क्योंकि 4 जाने में 4 आने में, 1 पीछे जाने में 1 इधर आने में, और दोनों लाइट है तो दोनों बार वेव उल्टी नहीं होगी, दोनों बार सीधी रहेगी, तो अल्टीमेटली 10 सेकंड। तो जब 2 बार, समझ गए सर हम? ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम आप कर लोगे। तो रिजिड एंड और लाइट एंड पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे वेव रिफ्लेक्ट होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, मेरे हिसाब से तेरे को सारी बात समझ में आ गई होगी मेरे लाल फूल। सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब एक थोड़ा एनर्जी वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है? हाँ बेटा।
आज अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ठीक है, स्टैंडिंग वेव प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, बेसिक तो अपन ने देखा ही था। प्रोग्रेसिव वेव जो मीडियम में आगे ट्रेवल करे उसमें एनर्जी प्रोपोगेट करती है, पार्टिकल तो वहीं पे वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल कभी मास कभी वो ट्रांसफर नहीं होगा, तो एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज प्रोग्रेसिव वेव। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी वहीं पे वाइब्रेट करती है, याद है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और स्टैंडिंग वेव कब बनती है, जब बाउंडेड मीडियम हो। कैसे बनती है एक वेव और उसकी रिफ्लेक्टेड वेव की ओवरलैपिंग से, तो देखो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव ट्रेवलिंग इन सेम मीडियम विद सेम स्पीड, स्पीड सेम होनी चाहिए और सेम मीडियम में बट इन अपोजिट डायरेक्शन जनरेट्स स्टैंडिंग वेव। तो दो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई सेम स्पीड वाली वेव सेम मीडियम में स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन करती है ना। वेव एनी वेव है ना, एनी वेव ट्रेवलिंग, एनी ट्रेवलिंग वेव, क्या लिखोगे आप, एनी ट्रेवलिंग वेव सुपर इम्पोजेस विथ इट्स रिफ्लेक्टेड वेव, देन स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड। जब कोई वेव अपनी रिफ्लेक्टेड वेव के साथ ओवरलैप करे तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इज पॉसिबल ओनली इफ मीडियम इज बाउंडेड। स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन तभी होगा जब मीडियम बाउंडेड होगा। क्लियर है क्या? तो बाउंडेड मीडियम में ही, सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड मीडियम में ही स्टैंडिंग वेव बनती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव आप देखते हैं कैसे बनती है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होगी। तो अगर ये रिजिड एंड है, क्या है ये, रिजिड एंड, तो मैं बोल दूं तो फॉर्मेशन फ्रॉम रिजिड एंड, तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन रिजिड एंड। तो आपको पता होगा मैंने आपको रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव बताया था। इफ इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव इज y incident is equal to a sin omega t minus kx, then equation of its reflected wave will be बोलो क्या होगी, y reflected is equal to माइनस ए जो वेव रिफ्लेक्ट हो गया माइनस ए साइन। एक तो वेव उल्टी हो जाएगी क्योंकि रिजिड एंड है तो उलट के भेजता है वेव को, और एक इधर आने लग जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बदल जाएगी। ओमेगा कभी चेंज हो नहीं सकता और सेम रस्सी पर स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, तो ओमेगा और के वही रहेंगे, सिर्फ डायरेक्शन बदल गई। तो इधर आने लग गई तो जो उधर जा रही थी उसमें माइनस के एक्स था, तो इधर आ रही है उसमें प्लस के एक्स होगा। के और ओमेगा नहीं बदलेंगे क्योंकि स्पीड और ओमेगा बदलते ही नहीं है। ठीक है, मतलब रस्सी वही है इसलिए स्पीड नहीं बदल रही, ओमेगा तो कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो मैं बोल दूं ये रिफ्लेक्टेड वेव आ गई। अब एक ट्रेवलिंग वेव और एक इसकी रिफ्लेक्टेड वेव में ओवरलैपिंग, तो यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम बोलो क्या आ जाएगा, y नेट इज इक्वल टू y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड। ठीक सर, तो यहां से y नेट कितनी आ जाएगी बोलो, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव माइनस वाली एंड दिस इज इंसिडेंट वेव। चलो आ जाओ, ए कॉमन ले लिया, फिर मैं बोल दूं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलो, अरे यूजिंग साइन ए प्लस माइनस बी, दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख रहा हूं। याद है साइन ए कॉस बी, प्लस वाले में प्लस आता है, इधर देख बेसिक मैथ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस आता है, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फिर साइन ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए साइन बी सॉरी, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। यूजिंग दिस फॉर्मूलाज आ जाओ, क्या लिख लूं मैं इसको, वाई नेट मैं ए कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी कोस के एक्स माइनस कोस ओमेगा टी साइन के एक्स है ना, फिर इसको करा एक्सपेंड, तो साइन ये साइन ए प्लस बी, तो साइन ओमेगा टी कोस के एक्स माइनस कोस ओमेगा टी साइन के एक्स। ये तो मैं बोल दूं यहां से ये कोस साइन ओमेगा टी कोस के एक्स और माइनस साइन ओमेगा टी कोस के एक्स कट गया। ठीक है, फिर ये दोनों ऐड हो गए, कितना आ जाएगा बोलो, माइनस 2a है ना, साइन के एक्स पहले कोस ओमेगा टी। ठीक है, साइन के एक्स कोस ओमेगा टी,
ये बन गई नेट वेव की इक्वेशन। ये अब देखो ये जो स्टैंडिंग वेव, याद है स्टैंडिंग वेव में एक साइन के एक्स वाला कॉम्पो या साइन कोस के एक्स वाला होता है और एक साइन कोस को ओमेगा टी वाला होता है। दिस इज वाइब्रेशन का कंपोनेंट, ये वाइब्रेशन डिसाइड करेगा, ये वाइब्रेशनल कंपोनेंट है। और ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो टाइम के साथ प्लस भी आएगा माइनस भी। तो बोल दूं ये पूरा एम्पलीट्यूड हो गया बाहर वाला, जो किसी पोजीशन को या एक्स को फिक्स करने पर फिक्स हो जाएगा। जैसे x बराबर 1 वाले पार्टिकल का अलग होगा, 2 वाले का अलग होगा, 3 वाले का अलग होगा। तो मैं बोल दूं दिस इज एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड डिसाइड करता बाहर वाला ये। एंड दिस इज वाइब्रेशनल कंपोनेंट, ये वाइब्रेशन। तो ये t वाला कंपोनेंट वाइब्रेशन देता है, ये बताएगा एक पर्टिकुलर x वाला पार्टिकल टाइम के साथ ऊपर नीचे हो रहा है, और ये बताएगा किसका एम्पलीट्यूड कितना है। सर समझाओ, बताता हूं। तो बोल दूं हेंस एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, हेंस amplitude of standing wave, amplitude of standing wave, standing wave of standing wave, wave depends upon, है ना, x, है ना, मतलब इस फंक्शन ऑफ स्पेस है ना, तो डिपेंड्स अपॉन x, है ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो अलग अलग पोजीशन वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग होगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इट इज गिवन बाय, तो मैं बोल दूं ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू, देखो इसमें काम करो आप, स्मॉल ए कर दो, इसको स्मॉल ए कर दो, ये स्मॉल ए कर दो, क्योंकि मैं कैपिटल ए को, उसको एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए लिखूंगा, ये सारा स्मॉल ए कर दो। तो यूं समझ लो दोनों जो प्रोग्रेसिव वेव थी वो ए एम्पलीट्यूड की थी, है ना, स्मॉल ए एम्पलीट्यूड की, और इन दोनों की ओवरलैपिंग के बाद जो एम्पलीट्यूड बना उसको कैपिटल ए बोल दिया मैंने। दिस कैपिटल ए इज इक्वल टू 2a sin के x, दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो जो प्रोग्रेसिव वेव से स्टैंडिंग वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड ये होता है, ये। तो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज गिवन बाय 2a sin के x। अब अलग अलग x का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, या x रखते रहो एम्पलीट्यूड आता जाएगा, ये देखो इसी ये वाला पोर्शन बदलता जाएगा। चलो आ जाओ, मैं बोल दूं, है ना। अब देखो फॉर नोड, अच्छा अब देखो नोड और एंटी नोड बता दे। फॉर नोड मैं बोल दूं, फॉर नोड किसको बोलते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड 0। फॉर नोड एम्पलीट्यूड इक्वल टू 0, एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू 0। तो नोड वो है जिनका एम्पलीट्यूड 0 होगा, करो इसको 0। तो बोल दूं 2a sin के x इज इक्वल टू 0। तो 2a sin के x बराबर 0। तो नोड वो पार्टिकल होंगे जिनके लिए एम्पलीट्यूड 0 होगा। अब इसको 0 करो, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा sin के x बराबर 0। और मैं बोल दूं sin थीटा 0 कब होता है, जब, है ना, तो sin थीटा 0 होता है तो के एक्स बराबर n पाई होगा। 0 पाई 2 पाई 3 पाई, हर पाई के मल्टीपल पे 1 2 3 4 पे, तो मैं बोल दूं n बराबर 0 1 2 3। तो यहां पे वेयर n इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि 0 पे भी नोड बनता है, मतलब sin 0 भी 0 होता है। ठीक सर, तो रखो आ जाओ। तो यहां से ये k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x, k की वैल्यू रखी इज इक्वल टू, बोलो, इज इक्वल टू n पाई पाई से पाई गया, तो x बराबर कितना गया बेटा, n लैम्डा बाई 2। अब रखो n की वैल्यू n लैम्डा बाई 2, n लैम्डा बाई 2। अब रखो n इक्वल टू, रखो तो x1, तो नोड के कोऑर्डिनेट ऑफ नोड, है ना, या पोजीशन ऑफ नोड कर दो। तो हेंस रखो n बराबर 0 1 2 3 रखो, तो कितना आ जाएगा, इसमें n की वैल्यू यही रखो, ये लो, है ना, पुट n इक्वल टू 0 1 2 3 4। तो आ जाओ कितना आ जाएगा, x बराबर 0 1 रखूंगा तो लैम्डा बाई 2, 2 रखूंगा तो लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, है ना, 2 लैम्डा चलता रहेगा। तो मैं बोल दूं हर लैम्डा बाई 2 दूरी पर नोड बना, हर लैम्डा बाई 2 0 लैम्डा बाई 2, है ना, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, हर लैम्डा बाई 2 दूरी पर नोड बना। तो सही बात है, पहला पॉइंट नोड होगा, तो मैं बोल दूं जहां रिजिड एंड है वहां से नोड स्टार्ट होगा, और हर लैम्डा बाई 2 दूरी पर नोड बनेंगे। क्लियर है, अभी आप बात करेंगे आगे। ठीक साहब। अब फॉर एंटी नोड बोलो, फॉर एंटी नोड ए क्या हो जाएगा, बोलो। तो फॉर एंटी नोड, अरे इधर देख, हाँ, अच्छा यहां पे एक बात और ध्यान देने की, क्या
तो मैं बोल दूं अच्छा चलो फॉर एंटी नोड, आगे 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 बात करूंगा। फॉर एंटी नोड, तो एंटी नोड पे क्या होगा बोलो, तो एम्पलीट्यूड बराबर मैक्सिमम, ए बराबर मैक्सिमम, यानी कि 2a साइन के एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम। और ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू मैक्सिमम का होगी जब साइन के एक्स बराबर प्लस माइनस के ए, साइन के एक्स बराबर प्लस माइनस 1। अरे अमाउंट मैक्सिमम होना चाहिए, नीचे हो चाहे ऊपर हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां से मैं बोल दूं और साइन के एक्स मैक्सिमम का होता है जब के एक्स बराबर बोलो पाई बाई 2 का मल्टीपल, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, तो बोल दूं ये हो जाएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये n बराबर 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3 4, या 2n माइनस 1 कर दो और 1 से स्टार्ट हो जाओ, ए 1 2 3 4 रख दो, तो पहला एंटी नोड हो गया। तो यहां से आ जाओ, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 पाई बाय लेमडा, k की वैल्यू रखी इंटू x बराबर 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, ये सॉरी पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 फेज डिफरेंस। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 4। दिस इज द पोजिशन ऑफ एंटी नोड। तो मैं बोल दूं पुट n इक्वल टू वन 2 3, ये तो रखो, तो यहां से x कितना आ जाएगा बेटा, तो रखो 1, तो ये आ जाएगा लेमडा बाई 4, फिर रखो 2, तो आ जाएगा 3 लेमडा बाई 4, फिर रखो 3, तो आ जाएगा 5 लेमडा बाई 4, बस इससे चलता रहेगा। तो ये सारे किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एंटी नोड के। तो नोड आ गए 0 लेमडा बाई 2 लेमडा 3 लेमडा बाई 2, ठीक है, और एंटी नोड आ गए लेमडा बाई 4। देखो हर एंटी नोड दो नोड के बीच में देखो 0 और लेमडा बाई 2 का मिड पॉइंट लेमडा बाई 4, देखो ये लेमडा बाई 4 पहला एंटी नोड, फिर लेमडा बाई 2 और लेमडा का मिड पॉइंट 3 लेमडा बाई 4, ये देखो 3 लेमडा बाई 4, फिर लेमडा और अरे यार फिर ये देखो लेमडा और 3 लेमडा बाई 2, लेमडा और 1.5 लेमडा का सवा लेमडा, यानी कि 5 बाई 4 लेमडा, ये 5 बाई 4 लेमडा। अच्छा दो एंटी नोड के बीच में नोड होगा, देखो इन दोनों का मिड पॉइंट लेमडा बाई 4 0.25, 0.75 का मिड आधा होता है, 0.25 और 0.75 का मिड हाफ होता है, तो देखो हाफ लेमडा आ रहा है, ये देखो हाफ लेमडा, ये देखो हाफ लेमडा। फिर अगला देखो 0.75 और 1.25, 0.75 और 1.25, ये 1.25 का मिड कितना होता है, 1.25 और 0.75 का मिड लेमडा, तो ये लेमडा आ रहा है। देखो अगला क्या बार बार प्लस बता रहा हूं, ये लेमडा। तो मैं बोल दूं हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड और हर दोनों एंटी नोड के बीच में नोड, चला जाओ पेपर पे बनाते हैं। तो बोल दूं ये देखो नोड एंटी नोड, देखो शुरुआत है रिजिड एंड से शुरुआत कर रहा हूं, ये रिजिड एंड उधर से उधर वाला इधर लिया है रिजिड एंड। तो मैं बोल दूं 0 पर, ये x बराबर 0 रिजिड एंड को बोलूंगा मैं, तो x बराबर 0 पे नोड बना, फिर अगला नोड का बना बेटा लेमडा बाई 2 पे, सारे नोड बना रहा हूं पहले, फिर अगला नोड का बना 3 लेमडा बाई 2 पे, सॉरी लेमडा पे, फिर अगला का बना 3 लेमडा बाई 2 पे, ये से बनते जाएंगे सोन 0 लेमडा बाई 2 लेमडा 3 लेमडा बाई 2, हर लेमडा बाई 2 पे नोड बन गए। तो दिस इज नोड, ये भी नोड, ये येलो कलर से बना दे बेटा, ये नोड है ना, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, बस ये नोड बनते गए, ठीक है। हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड, देखो ये लेमडा बाई 4 पे, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये देखो ये लेमडा बाई 4, ये 3 लेमडा बाई 4, ये 5 लेमडा बाई 4। तो क्या मैं बोल दूं दिस इज लेमडा बाई 4, दिस इज 3 लेमडा बाई 4, ये 5 लेमडा बाई 4, ये हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4, यस ये। तो क्या मैं बोल दूं दो नोड के बीच में एक लूप बनता है, तो एक लूप की लेंथ लेमडा बाई 2 हो गई, एक लूप, ये देखो हर लूप की लेंथ लेमडा बाई 2 हो गई। दो सक्सेसिव नोड के बीच का गैप लेमडा बाई 2 होता है, एक नोड और एंटी नोड के बीच का गैप लेमडा बाई 4 होता है। तो सक्सेसिव नोड एंटी नोड के बीच का गैप लेमडा बाई 4, दो सक्सेसिव नोड या दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का गैप लेमडा बाई 2, एक लूप की लेंथ लेमडा बाई 2। सर समझ में आ रही है सारी बात, क्लियर है क्या? तो हमने जब स्टैंडिंग वेव बनाई, वापिस देख, एक प्रोग्रेसिव वेव, इधर देख, एक प्रोग्रेसिव वेव कहां गई रे, एक प्रोग्रेसिव वेव जिसकी इक्वेशन ये है, वो अपनी ही रिफ्लेक्टेड वेव जिसकी इक्वेशन ये रिजिड एंड की वजह से ये उल्टी हो गई, से ओवरलैप करती है, से ओवरलैप करती है। तो ओवरलैप के बाद जो स्टैंडिंग वेव बनती है वो ये होती है। इस स्टैंडिंग वेव का एंटी नोड का एम्पलीट्यूड देखो मैक्सिमम हो जाता है, तो बोल दूं ये मैक्सिमम के लिए 1 हो जाए, एंटी नोड के लिए देखो, तो मैं बोल दूं इसके एंटी नोड का मैक्सिमम हो जाता है, और कितना आता है मैक्सिमम,
अरे बोलो, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है, बोलो ये sin 2x बराबर मैक्सिमम है ना, और ये +1 रखा, तो बोल दो दिस एम्प्लाइज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए मैक्सिमम। तो एंटी नोड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, कितना आता है बेटा, तो ए मैक्सिमम आता है 2 है, ठीक है ये, ठीक है। अब यहां से ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्टैंडिंग वेव बनी उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, यानी कि जो इंडिविजुअल वेव, जो प्रोग्रेसिव कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव, ये वेव किससे मिलके बनी है, इन दो वेव से, कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव, दीज आर कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव का जो एम्पलीट्यूड है, ये देखो ए का डबल है क्या, तो मैं बोल दूं स्टैंडिंग वेव के एंटी नोड का एम्पलीट्यूड, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जहां होता है उसको एंटी नोड बोलते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंटी नोड, वो पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, स्टैंडिंग वेव के वो पॉइंट जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो इज कॉल्ड एंटी नोड, और जहां एम्पलीट्यूड 0 इज कॉल्ड नोड। तो मैं बोल दूं एंटी नोड का जो एम्पलीट्यूड है 2 है, मैक्सिमम एंटी नोड का वो ट्वाइस ऑफ कंपोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, दिस इज ट्वाइस ऑफ कंपोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो मैं लिख दूं ए, इधर देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीनोड, एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीनोड ऑफ स्टैंडिंग वेव, amplitude of antinode of standing wave is double then amplitude of its component progressive wave, जिन कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव से मिलके बनी है उसका डबल होता है, डबल देन जिन कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स से मिलकर बनी है उसका डबल है एंटी नोड का एम्पलीट्यूड, जब ये मैक्सिमम होगा 2 होगा ना, वो डबल है, ठीक है साहब। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, देखो एक ध्यान देने वाली बात यह है, ये जब मिलकर बनी थी, इधर देख, तो मैं बोल दूं इनको जब मैं एक्सपेंड कर रहा था तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी से, तो नो डाउट साइन ए प्लस बी ए माइनस बी में ओमेगा टी के एक्स इस ब्रैकेट से अलग अलग तो हो गए, ओमेगा टी और के एक्स अलग अलग तो हो गए, लेकिन आप देखो कहीं पे भी इनमें डिफरेंस नहीं आया क्या, ना ओमेगा टी से बड़ा फ्रीक्वेंसी ना के एक्स भी चेंज हुआ, तो के एक्स और ओमेगा टी कहीं चेंज नहीं हुआ, देखो वो क्या वही ओमेगा टी के एक्स ओमेगा टी, ना डबल हुए ना हाफ हुए, ओमेगा टी और के एक्स इधर उधर जरूर हो गए पर रहे वैसे के वैसे। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखो, इसमें तो एंगल ही बदल जाता है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है बेटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, तो इसमें तो मैं बोल दूं ये डबल एंगल ही चेंज हो गया, तो जो 2 थीटा था वो थीटा थीटा बन गया, जो 2 थीटा था वो थीटा थीटा बन गया, क्लियर है। लेकिन यहां पे ये ओमेगा टी के एक्स इधर उधर जरूर हो गए लेकिन बढ़े या घटे नहीं, देखो ओमेगा टी रहा जहां भी रहा जैसा भी है तू बेटा अच्छा रहना, तो ओमेगा टी वैसा का वैसा, के एक्स वैसा का वैसा है, तो ना ओमेगा टी बदला ना के एक्स बदला, ये दोनों ने अपने आप को मेंटेन रखा, बस इधर उधर हो गए, क्लियर है क्या। तो मैं बोल दूं कि ए फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव, frequency and wavelength of standing wave will be same as progressive wave, हाँ, तो frequency of vibration and wavelength, and क्योंकि K से wavelength निकलेगी, and wavelength of standing wave will be same as progressive wave, will be same as progressive wave, component progressive wave will be same as component progressive wave, same as component progressive। तो दो बातें सीखी हमने, क्या कि एम्पलीट्यूड एंटीनोड का डबल हो जाता है कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव से, और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड वेवलेंथ सेम रहते जैसे पहले थे, क्लियर है। और इस इंफॉर्मेशन से मैं कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड भी निकाल दूंगा, अगर मेरे को यह पता पड़ जाए कि जो स्टैंडिंग वेव का एक्स का कोफिशिएंट है के वही प्रोग्रेसिव का था और जो इसका टी का कोफिशिएंट है ओमेगा वही उसका था, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वही उसकी थी, तो मैं ओमेगा और के से वी निकाल लूंगा प्रोग्रेसिव वेव का। स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी नहीं होती, स्टैंडिंग वेव तो रुकी भी होती है, प्रोग्रेसिव वेव की वेलोसिटी निकाल लूंगा, यस सर। तो ये देखो,
तो मुद्दे की बात ये, मेरे को नोड के कोऑर्डिनेट मिल गए, मेरे को एंटी नोड के कोऑर्डिनेट मिल गए। जब रिजिड एंड होता है तो नोड से शुरुआत होती है, शुरुआत नोड से होती है, और हर λ/2 पे नोड बनता है, और हर λ/4 दूरी पर, मतलब λ/4 फिर वापस λ/2 ऐड होते जाएंगे। तो दो सक्सेसिव नोड और दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का गैप λ/2 होता है, और नोड एंटी नोड के बीच का गैप λ/4 होता है, सक्सेसिव नोड एंटी नोड। एक लूप की लेंथ λ/2 होती है। ठीक साहब, अब आजा। तो ये इस टाइप का बन गया हिसाब। अब देखना बेटा, इसको और देखते हैं। अब इसका वाइब्रेशन देखते हैं, सुनना ध्यान से हो, इसका वाइब्रेशन देखते हैं। जीरो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू λ/2, x इक्वल टू λ/2 के बाद लैम्डा, और x इक्वल टू 3 λ/2। ये λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4। ये तो ये सारे नोड आ गए, ये एंटी नोड। ठीक है, ये चलो अभी मैं ये हटा रहा हूं, है ना। ठीक है, अब सुनना ध्यान से हो, वाइब्रेशन देखते हैं। इधर देख, हाँ इधर देखना हो। क्या मैं बोल दूं, ए इधर देख, अलग अलग पार्टिकल का, या चलिए ये चीज बाद में, पहले मैं स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कर दूं, ये बाद में देखेंगे, चला जा, ज्यादा हो जाएगा एक साथ। ये बाद में बात करूंगा, बाद में बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया नोड और एंटी नोड के कोऑर्डिनेट। अरे बोलो, तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई। तो जब स्टैंडिंग वेव बनती है और अगर मान लो रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो नोड से शुरुआत होती है। अब आजा फ्रॉम फ्री एंड, अब आजा फ्रॉम फ्री एंड, फ्री एंड। तो फ्री एंड से इस बार रिफ्लेक्शन लेंगे। तो क्या मैं बोल दूं, इधर देख, जब फ्री एंड होगा तो जहां से वेव रिफ्लेक्ट होगी वहां एंटी नोड से शुरुआत होगी, क्योंकि ये वाले का मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा। तो यहां एंटी नोड बनेगा फ्री एंड पे, तो ये फ्री एंड, फ्री एंड। ठीक सा, तो बोल दूं, है ना। आ जाओ, ये इसी को इसी सीक्वेंस में लिखो, क्या जिस सीक्वेंस में वो लिखी। हाँ, इफ, ये चलो आ जाए, इफ इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव इज, बोलो, y इंसिडेंट इज इक्वल टू a साइन, सॉरी स्मॉल a लिख, a साइन ओमेगा t माइनस kx, इक्वेशन 1। देन इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, बोलो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड वेव विल बी, बोलो, y रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू a, वेव नहीं उल्टेगी, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये तो वेव नहीं उल्टेगी, वेव सीधी रहेगी। क्लियर है क्या, ये 2। तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन अगर ये है तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन ये हो जाएगी, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, अब इन दोनों की ओवरलैपिंग, तो मैं बोल दूं सुपरपोजिशन थ्योरम, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ये दोनों सुपर इंपोज होगी, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगाए तो वाई नेट बराबर कितना आ जाएगा, बोलो, वाई नेट बराबर वाई इंसिडेंट प्लस वाई रिफ्लेक्टेड। ठीक है, आ जाओ, तो यहां से आ जाएगा वाई नेट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो यहां से ए कॉमन ले लिया, ए, अब इसको साइन ओमेगा टी कोस के एक्स माइनस कोस ओमेगा टी साइन के एक्स, फिर यहां पे प्लस साइन ओमेगा टी कोस के एक्स प्लस कोस ओमेगा टी साइन के एक्स प्लस कोस ओमेगा टी साइन के एक्स। ये आ गया। अब देखो कौन कट गया बेटा, ये कोस ओमेगा टी, ये वाला कट गया कंपोनेंट, एक प्लस एक माइनस, और ये साइन वाले दोनों जुड़ गए, तो ये आ जाएगा 2a। इस बार बाहर कोस के एक्स आया, साइन ओमेगा टी, और मुझे ये अंदाजा था। क्यों अंदाजा था सर आपको, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर कोस वाली चीज आनी चाहिए एम्पलीट्यूड में, तभी तो x बराबर 0 पे मैक्सिमा आएगा।
जब जब रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो जो केएक्स वाली चीज है वो साइन में आएगी, तभी तो जीरो पर जीरो आएगी। तो जब शुरुआत में नोड होता है तो साइन के एक्स में आना चाहिए, और जब शुरुआत में एंटी नोड होता है तो कोस के एक्स में। तो एम्पलीट्यूड में कब कोस के एक्स आएगा, कब साइन के एक्स आएगा, समझ में आ गई? साइन के एक्स तब जब एक्स बराबर जीरो पे नोड चाहिए, कोस के एक्स तब जब एक्स बराबर जीरो पर एंटी नोड चाहिए। तो बोल दो दिस इज वाई नेट, ये आ गई। अब ये देख लो वही एम्पलीट्यूड ऑफ, इधर तक यहां पे भी वो दोनों पॉइंट लिख देता हूं। एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी नोड, ये देख एंटी नोड का मैक्सिमम है, एंटी नोड ऑफ एंटी नोड विल बी डबल देन, है ना? ये सब समझ में आ गई, ये वही लाइन है, विल बी डबल देन इट्स कंपोनेंट वेव। ओमेगा और के वही रहे तो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन भी, वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं ओमेगा बाई के से। बस के एक्स और ओमेगा टी इधर उधर हो गए, लेकिन रहे वैसे के वैसे, ना बढ़े ना घटे, ठीक है। अब यहां पे देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस स्टैंडिंग वेव, एम्पलीट्यूड of this standing wave, बोलो कितना लिखूंगा मैं, a इज इक्वल टू, मैं बोल दूं 2a cos kx, ये स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड आ गया। अरे बोल, अब फोर नोड या पहले एंटी नोड से शुरुआत करता हूं, या चल फोर नोड n क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जीरो होना चाहिए, a बराबर जीरो, और a बराबर जीरो का मतलब क्या हो गया, 2a cos kx बराबर जीरो। दिस एम्प्लाइज cos kx बराबर जीरो, इसका क्या मतलब हुआ, cos kx बराबर जीरो। और cos kx जीरो कब होता है, जब kx बराबर, बोलो cos जीरो कब होता है, जब 2n माइनस 1 पाई बाई 2, जब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, याद है? हर पाई बाई 2 पर cos जीरो होता है, जाता है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। ओके सर, तो यहां से 2 पाई बाई लैम्डा लिखो इसको, इंटू एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ये पाई से पाई गया, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, बोलो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। जो पहले नोड के लिए आ रहा था वो अब एंटी नोड के लिए आएगा, तो मैं बोल दूं सारे एंटी नोड विद्यमान होंगे यहाँ पे। तो पहले जो पहले एंटी नोड के लिए आ रहा था वो अब नोड के लिए आ रहा है, तो मैं बोल दूं इस बार x बराबर जीरो पर नोड नहीं होगा। देखो इस बार नोड n बराबर 1 रखने पर जीरो नहीं आ रहा, देखो, तो मैं बोल दूं तो पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 रखते जाओ। तो यहां से नोड के कोऑर्डिनेट कितना अगर रखो, n बराबर 1, तो ये आ जाएगा बेटा लैम्डा बाई 4। तो इस बार नोड जीरो पे नहीं है, नोड लैम्डा बाई 4 पे, सही बात है। इस बार शुरुआत एंटी नोड से होगी, जीरो पर एंटी नोड बनेगा। अरे पहला एंड तो सबसे तेज वाइब्रेट होगा, 3 लैम्डा बाई 4, 2 रखा तो 3, फिर 5 लैम्डा बाई 4, चलता रहेगा। तो जहां पहले एंटी नोड आए थे वहां इस बार नोड आ रहे हैं, क्योंकि पहले नोड से शुरुआत हुई थी रिजिड एंड में, इस बार एंटी नोड से शुरुआत हो रही है। ठीक सर, अब देखो 4 एंटी नोड ए, तो इस बार जीरो पे एंटी नोड मिलेगा, 4 एंटी नोड, तो बोल दो ए शुड बी मैक्सिमम, ए बराबर मैक्सिमम, तो बोल दो 2a cos kx बराबर मैक्सिमम। तो यहां से देखो cos kx शुड बी प्लस माइनस 1, तो यहां से मैं बोल दूं kx ए प्लस माइनस 1 कब होता है, तो n पाई पे 0 पाई 2 पाई, 0 पे 1, पाई पे माइनस 1, 2 पाई पे प्लस 1, वापस चलता रहेगा, 2 पाई बाय लैम्डा x इज इक्वल टू n पाई, यहां से पाई से पाई गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, n लैम्डा बाई 2, ये आ गया। अब रखो पुट n इक्वल टू n इक्वल टू 1 2 3 रखते जाओ, तो यहां से x कितना आ जाएगा बेटा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, बस चलता रहेगा ये। तो n बराबर 1 रखा तो लैम्डा बाई 2, 2 रखा तो लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, बस। तो n बराबर 1 2 3 4 रखा तो ये सारे आपके किसके कोऑर्डिनेट आ गए बेटा, ये नोड के लिए सोल्व करा। अरे ये क्या करा मैंने, जीरो से स्टार्टिंग करनी थी, n बराबर जीरो पे भी तो आएगा रे, जीरो। तो देखो ये सारे एंटी नोड आ गए, ये एंटी नोड के लिए किया था ना मैंने, एंटी नोड, 4 एंटी नोड, ये देख, तो सारे एंटी नोड आ गए। सही बात है, जीरो से शुरुआत हुई एंटी नोड की, जीरो पे एंटी नोड, फिर लैम्डा बाई 2, तो इस बार ऐसी बनेगी देख लूप। ये मैंने वो फ्री एंड इधर बना दिया, ये फ्री एंड थी आपकी, रिंग यहां वाइब्रेट कर रही थी ये तो 0
फिर ये लेमडा बाई 2, ये देखो जीरो के बाद लेमडा बाई 2 पे आएगा, ये जीरो, x बराबर जीरो, फिर ये लेमडा बाई 2, फिर एंटी नोड आएगा 3 लेमडा बाई 2, फिर एंटी नोड आएगा 5 लेमडा बाई 2, और बीच बीच में आएंगे क्या, लेमडा बाई 4 पे नोड, फिर ये 3 लेमडा बाई 4 पे नोड, फिर 5 लेमडा बाई 4 पे नोड। तो ये समझ में आ गया, दो एंटी नोड के बीच में नोड, हर दो एंटी नोड के बीच में नोड, हर दो एंटी नोड के बीच में नोड, हर दो नोड के बीच में एंटी नोड, वो तो चलता ही रहेगा, पर शुरुआत किससे होगी, एंटी नोड से। तो जब फ्री एंड से वेव रिफ्लेक्ट होती है तो एंटी नोड से शुरुआत होती है, और जब रिजिड एंड से होती है तो नोड से शुरुआत होती है। बाकी सारी चीजें वही, क्या, दो सक्सेसिव नोड के बीच का गैप लेमडा बाई 2, दो सक्सेसिव एंटी नोड लेमडा बाई 2, नोड एंटी नोड के बीच के सक्सेसिव नोड एंटी नोड के बीच का गैप लेमडा बाई 4, लूप की लेंथ लेमडा बाई 2, बाकी सब वही, लूप की लेंथ लेमडा बाई 2 देख ले, लेमडा बाई 4 और 3 लेमडा बाई 4 के बीच में लेमडा बाई 2 का गैप आएगा, करके देख लेना घर पे। सर समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो आ जाओ, इसको और थोड़ा घूर के देखते हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अब इधर देखो, मैं मेरी मर्जी से स्टैंडिंग वेव दे देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव, तो बोल दो इफ स्टैंडिंग वेव इज गिवन बाय, और कोई सी भी, तो मैं इजी ले रहा हूं थोड़ा, y बराबर 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, है ना, ये साइन कर दिए दोनों, ठीक सा, के एक्स ओमेगा टी। तो ये तो मैं बोल दूं, इसको बनाया पेपर पे, तो देख क्या है ये, तो देखो इसमें क्या है, बाहर साइन के एक्स आ रहा है ना, तो जीरो पर जीरो होगा, तो मतलब नोड से शुरुआत होगी, ए एक्स बराबर जीरो पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा, तो नोड से शुरुआत होगी। तो अब इसको देख लेना करके, अरे साइन के एक्स वाला करा था ना, जीरो लेमडा बाई 2, और ये देखो, अब सुनना ध्यान से, तो जीरो पे नोड बनेगा, बिल्कुल ओके है, लेमडा बाई 2 पे नोड बनेगा, बिल्कुल ओके, लेमडा पे नोड बनेगा, बिल्कुल ओके है, 3 लेमडा बाई 2 पे नोड बनेगा, बिल्कुल ओके है, ये नोड जीरो लेमडा बाई 2 रख के देख लो ना, यार 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 2 आ रहा है पाई, तो हर पाई पे पाई 2 पाई पे जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये लेमडा बाई 4 पे एंटी नोड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4 पे एंटी नोड बनेगा, बिल्कुल बनेगा 3 लेमडा बाई 4 पे, क्यों, क्योंकि देखो ना, लेमडा बाई 4 रखो तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 4 आ रहा है पाई बाई 2, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो अब देखो क्या मैं बोल दूं इसमें, देखो ए इधर देख, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं वाई, ये एम्पलीट्यूड ले रहा हूं, ए बराबर 2a साइन, इसको 2 पाई बाई लेमडा लिख रहा हूं अंदर, इंटू एक्स, जीरो पे जीरो आ गया, लेमडा बाई 2 पे लेमडा से लेमडा 2 से 2 कट के साइन पाई जीरो आ गया, लेमडा बाई 4 रखो, तो जैसे ही लेमडा बाई 4 रखा, पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 1 आ गया, तो 2a आ गया, इसका एम्पलीट्यूड 2a आ गया, 2a, ये 2 आ गया, ये 2 है, ठीक है, ये 2a तक वाइब्रेट करेगा, ये 2 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं लेमडा बाई, इधर देख, लेमडा बाई 4 की जगह, ये लेमडा बाई 4 की जगह लेमडा बाई 12 रखूं, कितना रखूं, लेमडा बाई 12, तो ये 2 से कटा 12, 6 बार, पाई बाई 6 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे 1/2 a आ गया, तो मैं बोल दूं ये लेमडा बाई 12 वाला जो पार्टिकल है, ए लेमडा बाई 12 वाला जो पार्टिकल है वो a तक जाएगा, ए 1/2 का साइन 30 मतलब 1/2 a तक जाएगा, ये तो उसका एम्पलीट्यूड a हो जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं लेमडा बाई 12 वाले का एम्पलीट्यूड a है, लेमडा बाई 4 वाले का एम्पलीट्यूड 2 है, एंटी नोड है, तो मैं बोल दूं सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग आ रहे हैं, देखो सबके, देखो जीरो से लेके लेमडा बाई 4 तक एम्पलीट्यूड बढ़ते बढ़ते 2a हो गया, फिर वापस घटते घटते 0 हो जाएगा, देखो 2a a बाई 2 0,
तो क्या मैं बोल दूं सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग है और वो एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड ऑल पार्टिकल विल हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड। चलो साहब ठीक है, ये तो एम्पलीट्यूड डिसाइड कर रहा है एक्स। तो टी को देखो, टी जीरो रख दो। जैसे ही मैंने टी जीरो रखा तो मैं बोल दूं ये साइन ओमेगा टी जीरो हो जाएगा। आप जैसे ही यहां टी बराबर जीरो रखोगे साइन जीरो आ गया, टी जीरो कर बेटा, टी जीरो करते ही साइन जीरो आ गया, और जैसे ही साइन जीरो आ गया तो मैं बोल दूं ये पूरा जीरो बन गया। चाहे किसी का एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, तेरा एम्पलीट्यूड ए है, तेरा 2 है, सबको अभी तो जीरो पे रहना है। तो मैं बोल दूं इनिशियली ऑल पार्टिकल आर एट जीरो, पूरी रस्सी के सारे पार्टिकल जीरो पे। देखो ये रे, ये पूरी रस्सी में जितने भी पार्टिकल है टी बराबर जीरो रखते ही इसने सबको जीरो बना दिया, पूरी कायनात को जीरो कर दिया है, जीरो। तो बोल दूं तेरी मर्जी हो, जो एक्स रख, सब जीरो पे। सर एक्स बदलने से फिर क्या होगा? हाँ एम्पलीट्यूड बदल गए। अब देखो बताओ ये वाइब्रेशन। तो मैं बोल दूं जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, और वैसे वैसे ये एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री तक जाएगा, और जैसे जैसे एंगल 90 तक जाएगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जाएगी, थीटा बराबर 0 से लेकर +1 तक जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं जब ये 1 हो जाएगा +1, तो मैं बोल दूं हर पार्टिकल अपने अपने एम्पलीट्यूड पे होगा। देखो ना y बराबर साइन 2 है, अरे यार 8t बराबर 0, 8t बराबर 0, सारे पार्टिकल 8t बराबर 0, साइन ओमेगा टी 0 आ जाएगा, साइन ओमेगा टी बराबर 0। तो बोल दूं सारे पार्टिकल y बराबर 0 पे होंगे, y बराबर 0 पर, चाहे x कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, सब अपने अपने 0 पे होंगे। और जब 8 साइन ओमेगा टी बराबर +1, जब साइन ओमेगा टी +1 हो जाएगा, ऐसा टी जब ये पूरा +1 हो जाएगा, तो मैं बोल दूं सारे पार्टिकल अपने अपने एम्पलीट्यूड पे होंगे, 2a साइन के एक्स। तो हर पार्टिकल अपने एक्स के अकॉर्डिंग होगा, जैसे जो पार्टिकल यहां था वो 2a पे होगा, तो मैं बोल दूं सारे पार्टिकल अपने अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाएंगे। तो क्या मैं बोल दूं टाइम के साथ, सुन, हर पार्टिकल की पोजीशन के हिसाब से एम्पलीट्यूड आ गया। टाइम के साथ सारे पार्टिकल देखो शुरू में सीधे, ये देख, ये 0 और ये λ/2, सारे पार्टिकल t बराबर 0 पर मीन पर है, लेकिन सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग है। जैसे ही टाइम बढ़ाता जाऊंगा हर पार्टिकल अपने अपने मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वैल्यू 0 से बढ़ती जाएगी। तो मैं बोल दूं जिसका x रखने पर ये वैल्यू फिक्स आ गई, हर x पर फिक्स, हर वैल्यू x पर फिक्स हो गई। तो मैं बोल दूं यहां गया एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ x। तो जिस भी x वाले पार्टिकल का जो भी एम्पलीट्यूड है टाइम बढ़ने के साथ साथ वो ऊपर जाएगा। और मैं बोल दूं जब ये साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा सब अपने अपने एम्पलीट्यूड पे होंगे। जिसका 2a आएगा वो 2a पे होगा, ये देखिए वाला 2a पे होगा, बीच वाला ये a पे होगा, ये a/2, सारे पार्टिकल अपने अपने एक्सट्रीम पे। जिस समय ये पॉजिटिव में बढ़ रहा होगा उसी समय जब, सुनना, ये साइन के एक्स की वैल्यू इधर देख, 2a साइन के एक्स की वैल्यू 0 से पाई, 0 से λ/2 तक, जब तक ये 0 से पाई आएगा तब तक तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा। अरे ये एम्पलीट्यूड थीटा बराबर 0 से पाई तक तो पॉजिटिव होगा, पाई से लेके 2π तक ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड आएगा। तो मैं बोल दूं इन वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा, मतलब ये पहले ऊपर बढ़ेंगे तो बाहर प्लस आएगा, और जब ये अंदर वाला एंगल पाई से 2π होगा तो मैं बोल दूं ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, -a -2a सब नेगेटिव आएगा। तो मैं बोल दूं जब ये सारे पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे उसी समय ये वाले पार्टिकल मीन से नीचे जा रहे होंगे, क्योंकि टाइम बढ़ाओगे तो ये वैल्यू 0 से 1 की तरफ जाएगी, लेकिन चूंकि बाहर एम्पलीट्यूड माइनस में है तो सारे पार्टिकल पहले नीचे जाएंगे। तो क्या मैं बोल दूं जब ये पार्टिकल ऊपर मोशन कर रहे होंगे, देख अगला डायग्राम बना, क्या मैं बोल दूं जब पहले लूप के पार्टिकल जब पहले लूप के पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे और ये सबसे तेज जा रहा होगा क्योंकि इसको 2a तक पहुंचना है ना, तो मैं बोल दूं जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। ये जब पहले लूप के पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे टाइम के साथ, उसी समय ये वाले सारे पार्टिकल नीचे जा रहे होंगे। ये
व्हेन दीज पार्टिकल आर मूविंग अपवर्ड, उसी समय नीचे जा रहे होंगे। तो मैं बोल दूं दो एडजेसेंट लूप वाले पार्टिकल, एक ऊपर जा रहे होंगे तो एक नीचे जा रहे होंगे, तो सेम टाइम पर ये ऊपर मूव कर रहे होंगे, ये नीचे मूव कर रहे होंगे यूं, फिर ये वाले वहां पे ऊपर जा रहे होंगे अगले। ठीक है सर। अच्छा, क्या मैं बोल दूं ये सारे पार्टिकल एक साथ मोशन कर रहे हैं, तो मैं बोल दूं इनका फेज डिफरेंस जीरो होगा। ये सिंक्रोनाइज, देखो सब मीन पर है, तो सब अभी इनिशियल फेज जीरो है सबका, फिर टाइम के साथ जब पीक पे जाएंगे तो सबका फेज π/2 होगा। देखो ना, एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता, तो मैं बोल दूं फेज तो ये डिसाइड करेगा, टाइम ये अंदर वाला ये डिसाइड करेगा फेज, तो t बराबर 0 पे 0, फिर ये π/2 होगा, तो सबका एक साथ π/2 होगा। तो x के साथ एम्पलीट्यूड बदल रहा है, टाइम के साथ फेज, तो फेज डिफरेंस 0, इसका भी फेज डिफरेंस 0, क्योंकि ये सब नीचे जा रहे हैं। तो इन सब, ये सब का इनिशियल फेज पाई है और इन सब का इनिशियल फेज 0 है। अच्छा, इन दोनों का ले तो एडजेसेंट लूप का, तो मैं बोल दूं ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो ये डेल फाई बराबर पाई आएगा। तो अगर पॉइंट अड़ोस पड़ोस के लूप में, एडजेसेंट लूप में, एक इधर तो पाई का फेज डिफरेंस होगा। और एक ही लूप के दो पार्टिकल है, सेम लूप के किन्हीं भी दो पार्टिकल को ले लो, इसको, सबके बीच में फेज डिफरेंस 0 है। तो सेम लूप के पार्टिकलों का फेज डिफरेंस 0 होता है, क्योंकि वो एक साथ ऊपर जाते हैं या एक साथ नीचे आते हैं। तो सेम लूप के पार्टिकलों में फेज डिफरेंस 0 होता है, और एडजेसेंट लूप के पार्टिकलों में, अड़ोस पड़ोस के लूप के पार्टिकलों में फेज डिफरेंस पाई होता है, पाई, एक ऊपर जाता है तो एक नीचे जाता है। ठीक सर, क्लियर है क्या? तो ये सारी बातें थी। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव। ठीक है, बोल रहा हूं मैं प्रॉपर्टी एक एक, ठीक है, लिखो लाइन से। तो क्या मैं बोल दूं, इन स्टैंडिंग वेव वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड of a particle at antinode at antinode is maximum, ठीक है। जो पार्टिकल एंटीनोड पर है उसका एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, समझ गए? एम्पलीट्यूड 2a होता है, कंपोनेंट वेव का डबल, और वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी 2 ओमेगा ए हो जाएगी। ठीक है सर, 2a ओमेगा हो जाएगी, ठीक है ना, इज मैक्सिमम। बट स्ट्रेन ए, लेकिन एंटीनोड वाले पार्टिकल में बिल्कुल स्ट्रेन नहीं आता, क्योंकि रस्सी फ्लैट की फ्लैट रह जाती है। देख, ये देखो, जो एलिमेंट इतना सा यहाँ था, क्या मैं बोल दूं वो वापिस यहाँ पे लगभग सीधा ही है, तो इनमें स्ट्रेन बिल्कुल नहीं है, खिंचाव बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, जो रस्सी इतनी सी एलिमेंट में थी, ये देखिए, ये जब यहाँ गई तो देख कितनी बड़ी हो गई है, ये मैं बोल दूं खिंच गई एक तरीके से। तो जो रस्सी इस लेंथ की हुआ करती थी वो खिंच के बड़ी लेंथ की हो गई, तो बोल दूं इसमें स्ट्रेन आ जाएगा। अरे बोलो, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक सर, तो इज मैक्सिमम, बट स्ट्रेन एंड एक्सेस प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस, स्ट्रेन एंड चेंज इन प्रेशर, ये चेंज इन प्रेशर अपन ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे तो समझ, चेंज इन प्रेशर इज मिनिमम, या 0 कर दो, इज मिनिमम, ठीक है, इज मिनिमम टेंस टू 0, ठीक है, पर मिनिमम भी लिखो आप, ठीक है। सेकेंड क्या है, एट नोड एम्पलीट्यूड एट नोड, बोलो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, बट स्ट्रेन एंड एक्सेस प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इज मैक्सिमम, ठीक है। तो नोड पर चेंज इन प्रेशर और स्ट्रेन मैक्सिमम होता है, ठीक सर। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड और सक्सेसिव एंटीनोड, बोलो कितना होता है, एंटीनोड नोड इज सक्सेसिव, चाहे तो 2 नोड पकड़ लो, चाहे 2 एंटीनोड, इज λ/2। 2 सक्सेसिव नोड और सक्सेसिव एंटीनोड के बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस λ/2 होती है। ध्यान ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन आते हैं।
अब अगला, सेपरेशन बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4। जो एडजेसेंट नोड एंटी नोड होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो लैम्डा बाई 4 होती है। लूप लेंथ इज लैम्डा बाई 2। एक लूप की लेंथ लैम्डा बाई 2 होती है, समझ गए? तो जो स्टैंडिंग वेव में लूप बनता है उसकी लेंथ लैम्डा बाई 2 होती है। all particle in the same loop are in same phase all particle in same loop are in same phase means फेज डिफरेंस डेल फाई बराबर 0। तो सेम लूप के पार्टिकल सेम फेज में होते, बताया था ना मैंने, सब एक साथ ऊपर जाएंगे, टाइम के साथ सब एक साथ ऊपर उठेंगे, ये वाले ये नीचे, लेकिन सब एक सेम फेज में होंगे, एक लूप के पार्टिकल। हाँ चलो साहब, अच्छा, पार्टिकल लाइंग इन एडजेसेंट लूप, ठीक है, but phase difference between particles lying in adjacent loop, particle lying in adjacent loop है ना, अड़ोस पड़ोस के, इस पाई इज डेल फाई बराबर पाई। जो अड़ोसी एवं पड़ोसी लूप वाले होंगे उनके बीच में पाई का फेज डिफरेंस होगा। देखो ये सारी बातें यहां दिखा देता हूं मैं तेरे को, जो बातें बोली वो ये देख, ये देखो, ये नोड, दो नोड के बीच का गैप, दो एडजेसेंट नोड के बीच का गैप, ये सक्सेसिव नोड के बीच का गैप या एंटी नोड के बीच का गैप लैम्डा बाई 2। चाहे ये ले लो आप नोड के बीच का गैप, या फिर दो एंटी नोड के बीच का गैप लैम्डा बाई 2। एडजेसेंट नोड और एंटी नोड के बीच का गैप, ये देखो, ये एंटी नोड, ये नोड, एडजेसेंट नोड और एंटी नोड के बीच का गैप, ये एंटी नोड, तो मैं बोल दूं ये लैम्डा बाई 4। तो एडजेसेंट नोड और एंटी नोड, ये एंटी नोड है, ये के बीच का गैप लैम्डा बाई 4, ये। तो एडजेसेंट नोड के बीच का गैप लैम्डा बाई 2, नोड एंटी नोड के बीच का गैप लैम्डा बाई 4। क्लियर है क्या? बस। अच्छा, सेम लूप के पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस 0 0 और एडजेसेंट, ये अड़ोसी एवं पड़ोसी के बीच में पाई, ये देखो ये पाई, समझ में आ गई? ठीक सर। अच्छा, लूप की लेंथ लैम्डा बाई 2 दिख ही रही है, ठीक सर, इस पाई, ठीक है। हाँ, इन स्टैंडिंग वेव एनर्जी, in standing wave energy doesn't propagate in medium but convert in one form to another, but convert from one form to another। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। क्लियर है? पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, बस लगातार कन्वर्जन होता रहता है। ठीक सर, ठीक है। तो अब ये सारी हो गई रामायण किसकी? स्टैंडिंग वेव की। अब इसमें करते हैं बेटा क्वेश्चंस, तो थोड़े क्वेश्चन करके इसको और क्लियर करते हैं।